मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल 302 जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारी मेटल फॉर्मिंग। देखिए जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लार्ज ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज़ यूज टू चेंज द शेप ऑफ मेटल वर्क पीसेस। यानी कि सबसे पहली बात सिंपली भाषा में देखा जाए तो मेटल फॉर्मिंग किसे कहा जाता है। मेटल फॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप जब किसी चीज़ की शेप यानी आकृति बदलते हो परंतु उसका आयतन ना बदले, यानी ना तो उसमें से मेटल हटे ना उसमें नया मेटल जुड़े परंतु उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाए, वो प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं? मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। इसमें देखिए जैसे कि लिखा हुआ है द टूल, इसमें कौन से टूल यूज़ होते हैं? बेसिकली डाई यूज़ होती हैं। डाई सर्कुलर भी हो सकती है, डिपेंड करता है शेप्स के ऊपर कि किस टाइप की हमें शेप बनानी है, उसी के हिसाब से हम डाई रखते हैं। देखिए यूजुअली कॉल्ड ए डाई अप्लाइज स्ट्रेस, उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। और इल्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है, इल्डिंग होना का मतलब होता है कि दरारें पड़ना। किसी भी मटेरियल के अंदर इल्डिंग स्टार्ट हो गई, दैट मीन्स वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इल्ड स्ट्रेंथ मतलब उसकी डिफॉर्म होने से पहले की जो ताकत है वो इल्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। तो यूजुअली हम जो टूल यूज़ करते हैं मेटल फॉर्मिंग में वो क्या होते हैं? डाई। और डाई का इस्तेमाल करते हुए हम उसकी इल्ड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए वर्क पीस की और उसकी आकृति में परिवर्तन कर देते हैं, वो हमारा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कहलाता है। द मेटल टेक्स शेप्स डिटरमाइंड बाय द ज्योमेट्री ऑफ डाई। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो मटेरियल है वो किसकी आकृति लेगा? जिस प्रकार की हम डाई बनाएंगे। डाई हमने कहा डाई नॉर्मली जैसे हम प्लास्टिक के कंपोनेंट्स बनाते हैं, लोहे के कंपोनेंट्स बनाते हैं, किसी भी टाइप के कंपोनेंट्स जो बनाते हैं उनके अंदर हम डाई यूज़ करते हैं। डाई इम्प्रेशन डाई भी हो सकती है, सर्कुलर डाई भी हो सकती है, पंच डाई भी हो सकती है, बहुत प्रकार की डाइज होती हैं। तो जैसा हमें जॉब बनाना है उसी के हिसाब की हम ज्योमेट्री बना देते हैं डाई की, और वैसे ही हमें प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए स्ट्रेसेस इन मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग तो हमें समझ में ही आ गया। स्ट्रेसेस क्या होते हैं? स्ट्रेसेस होते हैं प्रतिबल। प्रतिबल जो मेटल फॉर्मिंग में जनरेट होंगे यानी बनेंगे। तो हमने इसमें कहा स्ट्रेसेस टू प्लास्टिकली डिफॉर्म द मेटल आर यूजली कंप्रेसिव। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, यानी प्रतिबल किसे कहते हैं। मेटल फॉर्मिंग का तो हमें पता लग गया, पर हमें स्ट्रेसेस का भी पता होना चाहिए। स्ट्रेसेस का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु पे जो बल लगाएंगे और जितने क्षेत्रफल के अंदर लगाएंगे, ठीक है, तो अगर डायरेक्ट जो बल लग रहा है डिवाइडेड बाय वहाँ का क्षेत्रफल, वो कहलाता है प्रेशर। परंतु जब जिस वस्तु के ऊपर हम बल लगा रहे हैं तो वो बस वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगा रही है, तो वस्तु के द्वारा लगाया गया बल और वहाँ का डिवाइडेड बाय वहाँ का क्षेत्रफल, वो कहलाता है प्रतिबल यानी स्ट्रेस। तो हम यहाँ पे जैसा कि लिखा है स्ट्रेसेस टू प्लास्टिकली डिफॉर्म, यानी ऐसे प्रतिबल जो क्या कर दें? प्लास्टिकली डिफॉर्म कर दें। प्लास्टिकली का भी मतलब हमें समझना होगा कि प्लास्टिकली का मतलब क्या है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 मीटर का रबड़ है, आपने उसे खींचा एक निर्धारित बल तक, उसके बाद आपने उसे छोड़ा तो वो 1 मीटर पे ही आ गया वापस। तो इसका मतलब उसके अंदर प्लास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है। यानी इलास्टिसिटी ये होता है कि आप बल लगाएं, बल के बाद वो अपनी आकृति में परिवर्तन करे, और आकृति में परिवर्तन करने के पश्चात अगर आप बल हटाते हो तो वो अपने पहले वाली आकृति में आ जाए, यानी उसमें कोई बदलाव ना आए, तो वो इलास्टिसिटी कहलाती है। हाँ, परंतु आपका 1 मीटर का रबर था, आपने उसे खींचा और छोड़ा तो वो 1.1 मीटर का बचा, यानी उसकी लंबाई में परिवर्तन आ गया। तो जो लंबाई में परिवर्तन आ गया
वो जो परिवर्तन परमानेंट आ गया, देखिए छोड़ने के बाद भी बच गया 0.1 मीटर जो बचा हुआ है, वो क्या है, परमानेंट है। वो उसकी आकृति में जो परिवर्तन है, डिफॉर्मेशन जो है, वो क्या है, परमानेंट है। इस प्रकार की जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई है उसके अंदर, उसको बोलते हैं प्लास्टिकली डिफॉर्म। यानी आपने किसी की आकृति को हमेशा के लिए जो बदल दिया है, तो वो क्या बदल गया, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया है वो। ठीक है, तो स्ट्रेसेस टू प्लास्टिकली डिफॉर्म द मेटल आर यूजुअली कंप्रेसिव। तो ये कहना चाहता है कि जो प्रतिबल हम यूज़ करते हैं किसी मटेरियल को डाई की मदद से प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए, वो कैसा होता है, कंप्रेसिव। ठीक है, कंप्रेसिव मतलब संपीड़न टाइप का। आगे एग्जाम्पल भी आएंगे। देखिए एग्जाम्पल हैं हमारे, जैसे रोलिंग प्रोसेस है। रोलिंग में भी हम क्या करते हैं, रोल्स बनाते हैं। रोलर्स के बीच में किसी भी मेटल को डालते हैं और उसकी थिकनेस को कम करते हैं। फोर्जिंग, जैसे मोस्टली जो हमारे नॉर्मली भी स्मिथ होते हैं, जैसे जिनको हम लोहार कहते हैं, वो हमारे फोर्जिंग प्रोसेस से बनाते हैं। और फोर्जिंग जो प्रोसेस है, सबसे अच्छे और सबसे मजबूत, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कंपोनेंट्स बनते हैं, वो किससे बनते हैं, फोर्जिंग से। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सट्रूजन। इसमें मटेरियल को गरम करके और एक डाई के अंदर इंजेक्ट करवा के और रैम की मदद से एक्सट्रूड करवाया जाता है, यानी निकाला जाता है, तो वो प्रोसेस एक्सट्रूजन कहलाता है। यानी ये कि जितने भी प्रोसेसेस हैं जिनके नाम हमने लिए हैं, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, प्रेस फॉर्मिंग, ये इनके अंदर हम खाली आकृति में परिवर्तन लाते हैं, ना कि उसके आयतन में। ठीक है, यानी जितना पहले वॉल्यूम है उतना ही बनने के बाद भी रहेगा, मटेरियल का वॉल्यूम, ना कि आकृति का वॉल्यूम। ठीक है, यानी टोटल जो वेट पहले था उतना ही वेट बाद में रहेगा, उसको बोलते हैं मेटल फॉर्मिंग, जो हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सम फॉर्मिंग प्रोसेसेस होते हैं हमारे। फॉर्मिंग प्रोसेस जैसे इन्होंने कहा, स्क्रैच द मेटल, यानी किसी मेटल के ऊपर आप स्क्रैच डालेंगे तो कैसा होगा, वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे। ठीक है, किसी चीज़ को बैंड करके बनाएंगे तो वो क्या होगा, टेंसाइल भी होगा और कंप्रेसिव भी होगा। वो आगे आपको एक डायग्राम शो करवाऊंगा मैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि टेंसाइल कहाँ लग रहा है और कंप्रेसिव कहाँ लग रहा है। मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, प्रॉपर्टीज़ इन मेटल फॉर्मिंग, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली यूज़ होती हैं मेटल फॉर्मिंग के अंदर। डिज़ायरेबल जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे मेटल के अंदर होनी ही चाहिए, उनके बिना हम उसकी मेटल फॉर्मिंग यानी उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट होती है लो यील्ड स्ट्रेंथ, यानी ऐसा ना हो कि हमें उसके ऊपर ज़्यादा बल लगाना पड़े और उसके बाद वो उसके अंदर यील्डिंग स्टार्ट हो। इसका मतलब क्या होगा, हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा बल लगाने का मतलब क्या है कि हमें मशीनरी जो है ज़्यादा हैवी यूज़ करनी पड़ेगी, और जिसके कारण हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी और मटेरियल को मेटल की फॉर्मेशन करना हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरा होता है हाई डक्टिलिटी। देखिए ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इसका ये है कि इसके ऊपर हम जब कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं और टेंसाइल उसको खींचते हैं, देन वो क्या होता है, वायर्स के अंदर चेंज करना। यानी जैसे मान लीजिए जैसे आपकी ग्लास है, आप उसको बेंड करेंगे तो तुरंत क्रैक हो जाएगा उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ब्रिटलनेस है। बट आप किसी भी रबर को लेंगे या स्टील वायर को लेंगे, आप उसको बेंड कर रहे हैं 2-4 बार, तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसके ऊपर अगर बेंडिंग फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मटेरियल को बेंड करने में यानी मोड़ने में काम आती है, वो डक्टिलिटी कहलाती है। यानी हमें यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ मस्ट हैं, ज़रूरी हैं। लो यील्ड स्ट्रेंथ, यानी उसकी यील्डिंग लोअर फोर्सेस पे ही हो जानी चाहिए, स्टार्ट चाहिए तो हम काम उस पर कर सकते हैं। दूसरा, वो मटेरियल जो है वो डक्टाइल भी होना आवश्यक है। इसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दीज प्रॉपर्टीज़ आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट की जाती हैं। कैसे की जाती हैं, जब तापमान बढ़ेगा, यानी तापमान बढ़ा, जैसा लिखा हुआ है डक्टिलिटी इंक्रीजेज एंड यील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज व्हेन वर्क टेम्परेचर इज़ राइज। यानी हम तापमान को बढ़ाएंगे तो डक्टिलिटी तो बढ़ेगी, परंतु
यील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। उसी के कारण जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसको एक्सपेंड होने के लिए जगह मिल जाती है और डक्टिलिटी जो है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगी, परंतु जो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके नॉर्मली जो लोहार होते हैं वो मेटल को गर्म करते हैं, रेड हार्डनेस पे ले जाते हैं, उसको लाल कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इसका मतलब उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो यील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, यील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, इसका मतलब हमें बल जो है वो कम लगाना पड़ेगा और डक्टिलिटी मटेरियल की बढ़ गई है। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, मटेरियल जल्दी आकृति ले लेगा और उसके अंदर क्रैक्स जो हैं वो कम पड़ेंगे। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से उसने अपने फोर्स को कम कर लिया और मटेरियल की डक्टिलिटी को बढ़ा लिया, तो दोनों साइड उसको फ़ायदा हुआ मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, और वो जल्दी और कम लागत में जो अपने कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, और ये तो टेम्परेचर फैक्टर हो गया है एक, जिसके ऊपर हमारी ये दोनों लो यील्ड स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टिलिटी डिपेंड करती हैं, यानी दोनों प्रॉपर्टीज़। और जो फैक्टर्स हैं उसमें है स्ट्रेन रेट एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब घर्षण और स्ट्रेन रेट मतलब विकृति रेट। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है कि मान लीजिए हमारे पास किसी कंपोनेंट की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, आपने उसके ऊपर बल लगाया, अब उसकी हो गई 1.2। ठीक है, तो उसकी जो लंबाई में परिवर्तन आया वो कितना आ गया, 0.2, और पहले उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू विकृति यानी स्ट्रेन। और जिस रेट से वो बढ़ेगा या घटेगा वो उसका रेट पर यूनिट टाइम भी हो सकता है, पर यूनिट एरिया भी हो सकता है। ठीक है, और फ्रिक्शन यानी डिपेंड करेगा कि मेटल के जो सरफेस है वो किस टाइप का है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर इन पे जो है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस वो कम डिपेंड करता है, इसके मुकाबले जो टेम्परेचर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप मोस्टली जब देखेंगे ये फॉर्जिंग प्रोसेस होते हुए तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है प्रोसेसेस के अंदर। देखिए, उसके बाद बेसिक टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस जो नॉर्मली होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बल्क डिफॉर्मेशन, बल्क मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, बल्क मतलब एरिया टू वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो अगर कम है तो उसको हम बोलते हैं बल्क डिफॉर्मेशन। उस बल्क डिफॉर्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं, यानी मेटल फॉर्मिंग जो प्रोसेस हैं वो हैं रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर एंड बार ड्राइंग। ठीक है, ये जो चारों प्रोसेस हैं इनको हम किस में कंसिडर करते हैं, बल्क डिफॉर्मेशन में। मैंने बताया बल्क डिफॉर्मेशन का मतलब है एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम होगा, उसे हम बल्क डिफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, यानी आपके जो रोलिंग वगैरह हैं इनका इस्तेमाल आप इसका एक जर्नल एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि नॉर्मली जो आपकी एल्युमिनियम की फॉइल्स हैं वो जो हैं वो बनती हैं रोलिंग से। उसके अंदर मोटी थिकनेस की प्लेट्स आती हैं, शीट्स आती हैं। वो आगे बताएंगे कि आपको 6 mm से कम होती है तो उसको शीट बोलते हैं और 6 mm से ज़्यादा हो जाती है तो उसको प्लेट बोलते हैं। आगे आएगा वो डिस्कशन का एक आगे टॉपिक भी है। तो रोलिंग और फॉर्जिंग हमने बता ही दिया। नॉर्मली जो लोहार होते हैं हमारे वो करते हैं एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग। जो आपकी नॉर्मली वायर्स जो हमें मार्केट में मिलती हैं 0.5 mm की, 1 mm, 2 mm, 4 mm, तो वो भी डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार से बनाते हैं, उनको वायर ड्राइंग से बनाते हैं। ठीक है, जो बार भी बनती हैं, जैसे आपके नॉर्मली जो सरिये आते हैं स्टील के, उनको भी वायर ड्राइंग से बनाया जाता है, यानी बार। वो वायर अगर साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसको बार बोला जाता है। ठीक है, इसी में दूसरा जो प्रोसेस आ जाते हैं उनको बोलते हैं हम शीट मेटल वर्किंग। इसमें आ जाता है बेंडिंग, डीप ड्राइंग और कटिंग। जैसे नॉर्मली आपके जो घरों में यूज़ होते हैं स्टेनलेस स्टील के ग्लास, प्लेट्स, ये सारे डीप ड्राइंग से बनाए जाते हैं और बेंडिंग से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली वासर जो होते हैं वो कटिंग से भी बनाए जा सकते हैं, परंतु उस केसेस में जो है हमने जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में कहा था कि जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो निकलने के बाद स्क्रैप बन जाएगा इसके अंदर, मेटल इसके अंदर कटिंग के अंदर,
अदरवाइज़ जितने भी प्रोसेस हैं उनके अंदर वॉल्यूम पहले और बाद में मटेरियल का वो एक समान रहेगा, इसीलिए उसको मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब हम फर्स्ट दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं, जिसके अंदर मैसिव शेप यानी बहुत ज़्यादा शेप्स में जो चेंज आते हैं। बल्क जो हमने कहा था थोड़ी देर पहले, बल्क रेफर टू द वर्क पार्ट्स विद रिलेटिव लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। जैसे हमने कहा था उसके एरिया को उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, अगर वो लो आ रहा है उसका रेशो वैल्यू जो लो आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बल्क। और वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगी, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वायर एंड बार ड्राइंग। ठीक है, स्टार्टिंग वर्क शेप्स इंक्लूडिंग सिलेंड्रिकल बिलेट्स एंड रेक्टेंगुलर बिलेट्स, यानी ये कहना चाहते हैं कि जो नॉर्मली हम इसके अंदर स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी जो शेप्स होती हैं वो या तो सिलेंड्रिकल बिलेट्स होते हैं या रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं। ठीक है, बिलेट्स जो होते हैं उनका स्पेसिफाइड एक डायमेंशन होता है, यानी सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर शेप्स का हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन इनके अंदर। फर्स्ट आता है रोलिंग। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, हमने दो रोलर्स यूज़ कर रखे हैं, एक अप रोलर है, एक डाउन रोलर है। दोनों एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। लेफ़्ट डायरेक्शन से हम वर्क पीस को दे रहे हैं और वो वी वेलोसिटी से बाहर की तरफ आ रहा है। दोनों रोलर्स के बीच में जाने से की वजह से उनके दोनों के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, एफ फोर्सेस, जिसके कारण जो है थिकनेस जो है वर्क मटेरियल की वो डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस ये आगे डिस्कशन में भी आएगा कि कितने होते हैं और किस किस प्रकार से होते हैं। आप जस्ट इसका अभी फिगर देख लीजिए। और इस प्रकार की जो, यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो गन्ने की जो मशीन है वो रोलिंग की तरह ही बिहेव करती है, बस उसमें हम जो मटेरियल है वो वहाँ पे वो गन्ना है और वहाँ पे जो है वो हमारे एक मेटेलिक होता है। बस ये है कि मेटल के लिए हमें जो रोलर है उनके ऊपर एफ जो फोर्स लगा हुआ है वो कहीं ज़्यादा लगाना पड़ता है गन्ने की मशीन के मुकाबले में। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग हमने जैसे कहा कि एक डाई होती है, ऊपर से दूसरी डाई भी हो सकती है या हैमर भी हो सकती है। यहाँ पे आप जो डायग्राम शो करके किया गया है उसके अंदर हमने एक मटेरियल लिया जो आपको ये रेड कलर का शो किया जा रहा है। नीचे डाई है, ऊपर डाई है। ऊपर जो डाई है उसके ऊपर एफ फोर्स लगाया गया है, वो बाई हैमर भी लगाया जा सकता है या फिर कोई पेनोमेटिक हैमर, मैकेनिकल हैमर, किसी भी प्रकार की हैमर हो सकती है, जैसी भी सूटेबल होती है मैन्युफैक्चरर के लिए वो वैसी यूज़ करता है। यानी आपने नीचे एक डाई यूज़ की, उसके अंदर एक शेप है, ऊपर भी जो डाई है उसके अंदर भी शेप है, और दोनों डाइयों के बीच में आपने मटेरियल को रख दिया है, यानी वर्क पीस को रख दिया है और आपने फोर्स एफ लगाया है, जिसके कारण वी वॉल्यूम से ऊपर वाली डाई नीचे वाली डाई की तरफ आएगी और उनके अंदर जैसी भी आकृति होगी उसी टाइप की आकृति उस वर्क पीस के वो वर्क पीस ले लेगा। वर्क पीस डिपेंड करता है कि वो गर्म है यानी ठंड कोल्ड वर्किंग में है, हॉट वर्किंग में है या एट द रूम कंडीशन पे है, डिपेंड करेगा, वो आगे आएगा वो भी डिस्कशन। तो ये आप जो देख पा रहे हैं इसमें हमने दो डाई यूज़ किए हैं, बीच में वर्क है हमारा, उसको जो जैसी आपको शेप देनी है उसी प्रकार का आपको क्या करना है, डाई के अंदर आकृति को उकेरना है। ठीक है, एफ फोर्स लगाया, वी वॉल्यूम से ऊपर वाली डाई नीचे की तरफ आई और हमारे पास एक डिज़ायर्ड शेप जैसी हमें ज़रूरत होती है वैसी शेप हमें मिल जाती है। ये लो कॉस्ट प्रोसेस है, बट डाई को बनाने में एक अच्छी खासी कॉस्ट लग जाती है इसके अंदर, अदरवाइज़ ये सस्ता और किफ़ायती एक प्रोसेस है। नेक्स्ट होता है एक्सट्रूज़न प्रोसेस। एक्सट्रूज़न प्रोसेस के अंदर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, हमने कहा था कि जो वर्क मटेरियल है उसको गर्म करके इतनी जैसे अबाउ रिक्रिस्टलाइजेशन तो नहीं लेके जाते, पर अबाउ रूम टेम्परेचर ज़रूर लेके जाते हैं उसको, और उसको उसके अंदर जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है एक्सट्रूज़न के अंदर बाहर जो है ये है डाई, और ये जो रेड कलर यानी ऑरेंज कलर से दिख रहा है जो आपको, ये है हमारा वर्क मटेरियल, और पीछे जो है वो हमारी रैम है। रैम को हमने एफ फोर्स लगाया, वी वेलोसिटी से जो रैम का देखिए डायमीटर देखिए और आगे जो निकल रहा है मटेरियल उसका डायमीटर देखिए, तो जो आगे मटेरियल निकल रहा है डाई से उसका डायमीटर इन कंपैरिजन
जो हमारा जो डाला हुआ है उसके अंदर बिलेट को हमने उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा है, यानी रैम से कम है उसका साइज़। इसका मतलब कि हम रिड्यूस कर रहे हैं किसकी मदद से, डाई की मदद से। पर डाई के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है डाई के ऊपर, ठीक है, और जो रैम है वो भी फोर्स लगा रही है कंप्रेसिव ही, परंतु उसके ऊपर भी कंप्रेसिव लग रहा है रैम के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा बिलेट है वो अपनी साइज़ चेंज करके और कम डायमीटर में वो वी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये भी एक बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं वायर एंड बार ड्राइंग। जैसे कि हमने बताया आपको कि वायर अगर डायमीटर बहुत कम होते हैं तो हम उन्हें वायर कहते हैं। वो कॉपर, स्टील, मेटल डिपेंड करता है कैसी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, उसके हिसाब से बनाया जाता है। और अगर वो ज़्यादा बड़े हैं, मतलब डायमीटर अगर उनका ज़्यादा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बार। ड्राइंग मतलब उसमें से ड्रॉ करना, निकालना, ठीक है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं दोनों जो ये सिल्वर कलर टाइप की है, ये डाई है, और बीच में जो है ये हमारा वर्क पीस है। हमने वर्क पीस वही किया है, बट इसमें और रोलिंग में आप एक चीज़ देखिए कि इसके अंदर डाई जो है वो फिक्स है। उसमें जो रोलर्स थे वो रोटेट कर रहे थे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। बट इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो डाई है वो ना तो सर्कुलर है, वो डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप की आपको शेप काटनी है, उसके ऊपर से डिपेंड करती हैं डाइज़, ठीक है। दूसरा, एक टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ रहा है किसके ऊपर, जो कंपोनेंट्स इसके डाई के अंदर से निकल रहा है उसके ऊपर एक एफ फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे वो फोर्स कैसा है, टेंसाइल है। बट वही फोर्स रोलिंग के अंदर कैसा है, कंप्रेसिव है। ये दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। एक तो इसमें फोर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो टेंसाइल है, और उसके अंदर जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं हम वो है कंप्रेसिव। ये बेसिक डिफरेंस है ड्राइंग और रोलिंग के अंदर। ये भी एक बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं शीट मेटल के वर्किंग। फॉर्मिंग एंड रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन मेटल शीट्स, स्ट्रिप्स एंड कॉइल्स, ठीक है। यानी जो नॉर्मली जो हम ऑपरेशंस करते हैं शीट मेटल्स के ऊपर और स्ट्रिप्स बनाने के लिए, कॉइल्स बनाने के लिए, वो हमारे शीट मेटल वर्किंग में आते हैं। इसमें हमने कहा था इसको बल्क नहीं बोलते, बल्क उनको बोला जाता है जिनका एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो। यहाँ पे जिनका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है उनको हम शीट मेटल वर्किंग कंडीशंस में रखते हैं, ठीक है। इसी कारण ये बल्क जो है डिफॉर्मेशन उनसे अलग होता है। इसमें जिसे इसको नॉर्मली हम इसको प्रेस वर्किंग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे स्टैंपिंग, जैसे इन्होंने लिया है पार्ट्स आर कॉल्ड स्टैंपिंग। नॉर्मली जैसे आप स्टैंप देखते हैं, मोहर देखते हैं, तो उसके ऊपर एक आकृति कटी हुई है और उसको इंक में डबो के और लगा दिया जाता है। दैट मीन्स वो वैसी ही शेप उसके ऊपर प्रिंट कर देती है। दैट मीन्स ऐसा ही होता है जैसे कॉइन बनाने के लिए या फिर वासर्स बनाने के लिए, या नॉर्मली जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं शीट मेटल के, उनके लिए हम स्टैंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी नीचे डाई होगी, ऊपर एक पंच होगा, पंच के ऊपर एक कोई शेप होगी या उनका कोई डायमीटर होगा, ठीक है, और पंच और डाई के बीच में आने के बाद जो शीट है वो एक सर्टेन शेप लेके कट हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंपिंग, ठीक है। दूसरा है पंच एंड डाई। यूजुअली हमने जैसे कहा स्टैंपिंग में क्या है कि जो डाई है फिक्स रहती है, ठीक है, ऊपर से स्टैंप उसके ऊपर आता है, और शीट मेटल में है एक्चुअली उसमें कटिंग नहीं होती है। बट पंच और डाई के अंदर उनके बीच में कटिंग हो जाती है। जैसे कि इसको आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ डायग्राम में। ये देखिए बेंडिंग हो रही है। जो रेड कलर है वो हमारा वर्क पीस है, वो फ्लैट था। एफ जब हमने फोर्स लगाया वी वॉल्यूम से ऊपर वाली जो डाई है, जिसको हम डाई नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसको पंच बोलेंगे। उसके कारण उसने वी शेप ले ली वर्क पीस ने, और नीचे क्या है हमारे पास, डाई है, ठीक है। और देखते हैं ये बेंडिंग क्या केस है। देखिए बेंड हो गया, यानी हमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें बेंड करना है जस्ट, तो हम वहाँ पे एक डाई और पंच का इस्तेमाल करके हम उसे बेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डीप ड्राइंग, जैसे आपके ग्लासेस वगैरह बनते हैं, कटोरियाँ बनती हैं, वो डीप ड्राइंग से बनती हैं। इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं ऊपर पंच है जो एफ फोर्स लगाने के बाद वी वॉल्यूम से नीचे आता है, और जो रेड कलर है वो एक्चुअली वर्क पीस है।
और जो ये ऊपर जो ब्लैंक होल्डर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये होल्ड करेगा कि जो पंच है वो अपनी जो एक ऑलरेडी सेलेक्टेड जो पोजीशन है उसी में से वो आए, इधर उधर ना आए, ठीक है। अदरवाइज़ तो जो कंपोनेंट है वो डिफेक्टेड बनने लग जाएंगे, क्योंकि गाइड उसे डाई नहीं करेगी, उसे ये जो ब्लैंक होल्डर है यही उसे होल्ड करेगा वर्क पीस को, और पंच जो है उसको डायरेक्शन भी देगा, यानी कहाँ से उसको आना है और कहाँ से उसे जाना है, ठीक है। ये डीप ड्राइंग। ये नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ शीट मेटल। शेयरिंग का मतलब दो कंप्रेसिव फोर्स भी लग सकते हैं, दो टेंसाइल फोर्स भी लग सकते हैं, बट दोनों फोर्सेस जो हैं उनके जो एक्सिस हैं वो बिल्कुल एक एक्सिस में नहीं होंगे, तो उस जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं शेयरिंग फोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, नॉर्मली जो हमारी स्टील रोड्स होती हैं, सरिये होते हैं, उनको नॉर्मली काटने के लिए इसी प्रकार की हैमर्स, नीचे एक डाई रखी जाती है, ऊपर से हैमर से फोर्स लगाया जाता है और वो कट जाते हैं। शीट मेटल्स भी काटी जाती हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है, यानी पंच और जो डाई हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी, अगर आ गई तो वो कंप्रेशन में दब जाएगा वर्क पीस। इसलिए देखिए आप देख पा रहे हैं कि पंच जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, डाई उसके सर्टेन डिस्टेंस के बाद स्टार्ट होती है, यानी दोनों के बीच में एक गैप है, ठीक है। उस गैप के अंदर की उसी की वजह से वो कटिंग हो रही है। और डायग्राम 2 के अंदर आप देख पा रहे हैं जो वर्क पीस है, रेड कलर है, वो दो भागों में बट गया है, यानी कट गया है। वो इसका रीज़न क्या है? शेयरिंग फोर्स, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।